आंदोलन के दौरान प्राथमिकी झेल रहे छात्रों को मिला भाजपा का साथ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साझा की ईमेल, कहा दी जाएगी निःशुल्क सहायता। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर भी उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक। जेपीएससी पुनर्गठन और परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों पर बन सकती है सहमति। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल भारत की बनी नई पहचान। लेन देन का आंकड़ा पहुंचा 24,000 करोड़ रुपए से अधिक। और 28 अगस्त तक राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। वर्षापात का आंकड़ा अब भी करीब 11% नीचे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के साथ अन्याय के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी को लेकर भाजपा ने कानूनी सहायता देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुतला दहन के मामले में जिन छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वे अपने केस और प्राथमिकी से जुड़ी पूरी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ ईमेल के माध्यम से भेजें। पार्टी ऐसे छात्रों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी और उन्हें हर स्तर पर आवश्यक कानूनी सहायता दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी जारी किया है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के आवाज को दबाने के लिए उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में निकली भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के दूसरे दिन हजारीबाग पहुंच गई है। बेलाचुकुर में शहीद लांस नायक दीपक उरांव को श्रद्धांजलि देकर यात्रा आगे बढ़ी। इसके बाद हजारीबाग के शहीद निर्मल महतो पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर यात्रा गांधी मैदान पहुंचेगी और विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद यात्रा कोडरमा की ओर प्रस्थान करेगी, जहां भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर जन जागरण अभियान जारी रहेगा। ये यात्रा धीरे धीरे झारखंड के सभी 24 जिलों तक पहुंचेगी और छात्रों को भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। कार्मिक विभाग की ओर से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते के अलावे सदस्य अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से जेपीएससी में सभी शीर्ष पद खाली हो गए हैं। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर आयोग को फिर से सक्रिय करना चाहती है। बीते दिनों हुई विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति बनाने की मंजूरी दी गई थी। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आज की बैठक में समिति के बाकी सदस्यों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। झारखंड में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रस्तावित कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विचार विमर्श के बाद 17 अगस्त को सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कमेटी की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल को सौंपे जाने की बात कही गई थी। भाजपा का आरोप है कि घोषणा के 8 दिन बाद भी कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षाओं को रद्द करने से जुड़े मामले का नोटिफिकेशन रातों रात जारी कर दिया गया, जबकि परीक्षा सुधार कमेटी के गठन में देरी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में कल नए विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में हुआ। कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों का संस्थान में औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मेजर जनरल जितेंद्र सिंह। वीएसएम ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व से अवगत कराया। वहीं निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक और शोध के अवसरों का अधिकतम लाभ लेने का सुझाव दिया। तो यही है, ये आने वाली जनरेशन, ये वाली जनरेशन है जो हमें और 2047 का जो हम डेवलप्ड इंडिया सोच रहे हैं, विकसित भारत का,
वो ये जनरेशन लेके जाएगी, क्योंकि इनमें पूरी एनर्जी है, इनमें ऊर्जा है और ये कंट्रीब्यूट करेंगे। और यही इसी आशा के साथ मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ और मेरा मैसेज भी इनके लिए यही था कि आप हमारे फ्यूचर हो और प्रेजेंट हो, और आप ही से ये देश 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पे पहुंचे। जमशेदपुर में कल दिन दहाड़े गोली मारकर एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक होटल के पास हत्याकांड को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। कारोबारी के शरीर में 4 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उनके साथियों ने उन्हें टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक जमशेदपुर के मिठास खाना खा रहे थे। वहाँ से निकलने वक्त कुछ अपराधियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें पीछे से गोली मार दी गई, जिन्हें इलाज हेतु टीएमएच लाया गया था। यहाँ आने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग मैसेज जाँच कर रहे हैं, फिर जैसा होगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के चुनाव को लेकर कल चेंबर भवन में चुनाव समिति की बैठक हुई। मौके पर चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां चेंबर कार्यालय को सौंपी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अंचल किंगर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए समिति जरूरी कदम उठा रही है। वहीं को चेयरमैन पवन शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन सदस्यों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, वही सदस्य आगामी चुनाव में मतदान कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस एक फरार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेने धनबाद पहुंची। यूपी पुलिस का वज्र वाहन धनबाद मंडल कारा पहुंचा था, जहां आरोपी फिलहाल एक मामले में पूर्व से बंद था। बताया जा रहा है कि आरोपी आजमगढ़ के एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ पुलिस उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गई है। धनबाद मंडल कारा में आरोपी को सुपुर्द करने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई पूरी की गई। आजमगढ़ पहुंचने के बाद पुलिस आरोपी से पुराने मामले को लेकर पूछताछ करेगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जाएगी। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए झारखंड सरकार की पहल उम्मीद की नई किरण बनी है। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर कल 20 बच्चों को निःशुल्क हृदय ऑपरेशन और उपचार के लिए कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल रवाना किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पैसे के अभाव में किसी गरीब बच्चे को इलाज से वंचित ना होना पड़े। गिरिडीह जिले के बनियाडीह सीसीएल कुलियरी स्थित अस्पताल परिसर में कल भूधसान से हड़कंप मच गया। इसके असर से दीवारों, छतों और रास्तों में दरारें भी दिख रही हैं। बाद में सीसीएल के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गिरिडीह में अहले सुबह बनियाडीह सीसीएल कुलियरी अस्पताल परिसर में हुई भूधसान की घटना में भवन की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। वहीं अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते में भी कई दरारें आ गई हैं। घटना के बाद सीसीएल गिरिडीह के महाप्रबंधक के.एस. गैवाल, परियोजना पदाधिकारी जी.एस. मीणा ने घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में घेराबंदी कर दी जा रही है और प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अभी जानकारी मिली है कि यहाँ भूधसान की घटना हुई है। हमें पीओ साहब ने खबर किया। हम लोग इमीडिएटली तुरंत साइट पर आए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पूरे एरिया को हम लोग कॉर्डन ऑफ कर दें, कोई आदमी ना आए, जानवर ना आए, और उसके बाद इसको थोड़े दिनों के लिए हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भूधसान का जो है उसमें मूवमेंट और बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं इस बारे में एक अन्य अधिकारी और यूनियन नेता पप्पू कुमार ने बताया कि अवैध खनन के कारण भूधसान की घटना बढ़ती जा रही है। लोग जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। सुबह उठ के हम लोग जब देखे तो 4:30 और 5 के बीच में रोड पूरा दबा हुआ, तो अचानक एक व्यक्ति दूसरा तरफ नजर दौड़ाए तो इधर बिल्डिंग धस रहा है, ठुक रहा है। दूसरा तरफ नजर लगाए, उधर भी उसी हाल। तो हमने तुरंत अपना सिक्योरिटी को, जो हमारे साथ गार्ड थे, उसको तुरंत इंफॉर्मेशन दिए। फिर अपना कमान को आगे खबर किया, तुरंत आया सिक्योरिटी, और हम अपना इंचार्ज को डॉक्टर परिमल सिन्हा को तुरंत इंफॉर्मेशन किए। गिरिडीह में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ऐसे में भूधसान भी बढ़ती जा रही है। इस बार घटना के वक्त अस्पताल व कार्यालय बंद होने से
जान की क्षति होते होते बच गई। लेकिन समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो अनहोनी होते देर नहीं लगेगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 800 से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि ये मामला 2015 की झारखंड पुलिस में आरक्षण नियुक्ति से जुड़ा है। लगभग 11 साल पहले सभी याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसके बाद सभी ने अदालत की शरण ली, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला सुनाया। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर अब गांवों में साफ दिखाई दे रही है। जामताड़ा जिले में आजीविका सखी मंडल की दीदियों ने वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी के चूजे तैयार करने का कारोबार शुरू किया है। फतेहपुर में शुरू हुई इस हैचरी यूनिट के साथ जामताड़ा संथाल परगना प्रमंडल का पहला जिला बन गया है, जहां इस तरह का कारोबार शुरू हुआ है। करीब 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर में सखी मंडल की दीदियों ने हैचरी यूनिट की शुरुआत की है। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए अंडों से मुर्गी के चूजे तैयार किए जा रहे हैं। एक बार में करीब 1000 अंडों को मशीन में रखा जाता है और करीब 21 दिनों की प्रक्रिया के बाद चूजे तैयार होते हैं। हमारे पूरा संथाल परगना में जामताड़ा जिला में ये पहला हैचरी यूनिट बिठाया गया है, जो कि ये हैचरी यूनिट 2 तरह का काम करता है। पहला हैचर और एक सेटर। पहले 18 दिन मतलब सेटर में रहता है अंडा, उसके बाद हम लोग फिर उसको 3 दिन के लिए हैचर में रख देते हैं। उसके बाद 21 दिन में ये चूजा निकल जाता है इसमें। सखी मंडल की दीदियां इस पहल को अपनी आर्थिक मजबूती से जोड़कर देख रही हैं। सुरुबली सोरेन और अनीता टूडू ने सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हैचरी यूनिट से उन्हें रोजगार का नया अवसर मिला है और वे अपनी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले हैचरी मिला है हम लोग को, और इसे अंडा को बाहर से लाते हैं और हम लोग ये करके बेच करके अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए एक रोजगार मिला है। हम लोग बाहर से अंडा मंगाते हैं और 18 दिन में सेटअप में रखते हैं। 18 दिन से ही हैचर में रख के 21 दिन से अंडा तैयार होकर निकलता है। JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल रंजन ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संथाल परगना की पहली हैचरी यूनिट जामताड़ा में स्थापित की गई। यहाँ तैयार चूजों को सखी मंडल की दीदियां बाजार तक पहुंचाएंगी और उनकी आय बढ़ेगी। मूल उद्देश्य हमारा है कि महिलाएं आगे बढ़े और उनको स्वरोजगार से हम लोग जोड़ें। इस क्रम में पूरे संथाल परगना में पहली बार हम लोगों ने हैचरी यूनिट लगाए हैं और इस हैचरी यूनिट का कैपेसिटी 1000 अंडों का है और आज 21वां दिन है जहां पर हमारे सभी 1000 अंडे से चूजे निकल गए हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। जामताड़ा की सखी मंडल की दीदियों की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई मिसाल पेश कर रही है। स्थानीय स्तर पर मुर्गी के चूजे तैयार होने से जहां पशुपालन से जुड़े लोगों को आसानी होगी, वहीं महिलाओं के लिए आमदनी का नया रास्ता भी खुला है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। रांची के जिला स्कूल में राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय पर एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों में जिज्ञासा, प्रयोगधर्मिता, तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के 10 साल पूरे कर लिए हैं और ये देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रीढ़ बन चुका है।
2016-17 में 1 करोड़ 78 लाख सालाना लेन देन से बढ़कर 2025-26 में यूपीआई लेन देन 24,162 करोड़ से अधिक हो गया। जुलाई 2026 में यूपीआई ने 2,366 करोड़ रुपए लेन देन का रिकॉर्ड बनाया, जिनका कुल मूल्य करीब 30 लाख करोड़ रुपए रहा। 25 अगस्त 2016 शुरू हुई भारत की डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है। यूपीआई के 1 दशक से अधिक के संचालन में असाधारण विस्तार और गति नजर आई है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक बन गया है। ये एक ऐसा अंतर संचालीय उपाय है जिससे लेन देन के लाभार्थी को तुरंत धनराशि यानी कि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। ये एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से निर्बाध पीयर टू पीयर यानी 2 व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट लेन देन यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करना सक्षम बनाता है। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे 2,61,832 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाकर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन को देखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस की गतिविधियों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश के अनुसार 28 अगस्त को होने वाली खेल गतिविधियां अब 27 अगस्त को होंगी। 28 अगस्त को विद्यालयों में अब अवकाश रहेगा। वहीं 29 अगस्त की गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोलने के निर्णय का झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने विरोध किया था। और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 27 अगस्त को रांची में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रांची में इस दौरान छिटपुट बारिश लगातार होती रहेगी। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक रांची में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार हो रहे कटाव से कई घर और कृषि योग्य भूमि नदी में समा गई है। कारगिल दियारा समेत लाल बथानी और मखमलपुर उत्तर के ग्रामीणों के सामने विस्थापन और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सदर प्रखंड के लाल बथानी, मखमलपुर उत्तर और कारगिल दियारा गंगा नदी के कटाव के कारण प्रभावित हुई है। लगातार बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण कई घर और कृषि योग्य भूमि नदी में समा गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो सकते हैं। गांव में इतना भयभीत बन गया है कि रात रात भर लोग गंगा के किनारे में खड़े होकर देखते कि अब मेरा घर ना जाए, अब मेरा घर ना जाए। महिलाएं, बच्चे, हम सभी जो है बहुत संकट में फंसे हुए हैं। कटाव से परेशान ग्रामीण सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ सह सीओ बासुकीनाथ टुड्डू तथा पूर्व राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने गंगा के कटाव को रोकने के लिए तत्काल अस्थायी समाधान की मांग की। बासुकीनाथ टुड्डू ने ग्रामीणों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अपने विधायी कार्यकाल के समय में झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने राज्य सरकार को आग्रह किया था कि साहेबगंज सदर प्रखंड के कारगिल दियारा और गोपालपुर दियारा में लगातार गंगा कटाव जारी है और इसलिए कटाव रोधी काम शीघ्र करना चाहिए। अगर शायद सरकार संवेदनशीलता के साथ ये कटाव रोधी काम करती तो आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने भी आपदा प्रबंधन, राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन से तत्काल कटाव रोधी कार्य शुरू कराने की अपील की है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा,
सूखा राशन, प्रकाश, बच्चों के लिए मिल्क पाउडर और मवेशी के लिए चारे समेत जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। करोड़ों की योजनाएं जो दियारा क्षेत्र के विकास के लिए, उसको कनेक्टिविटी के लिए हमने शुरू कराया था। कई योजनाओं पर काम पूरा हो गया, कई योजनाएं पर काम अभी प्रारंभ होने वाला है। वो अभी कहीं इस चपेट में न आ जाए, इसलिए जिला प्रशासन से और राज्य प्रशासन से हमारा विनम्र आग्रह है आपदा प्रबंधन विभाग से कि तत्काल वहां दियारा क्षेत्र में कटाव रोधी काम शुरू करे और दियारा में जो भयावह स्थिति है। साहिबगंज, राजमहल और उधवा में राहत शिविर तैयार करने के साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, सूखा राशन, दरी, गद्दा, प्रकाश और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। बच्चों के लिए बेबी मिल्क पाउडर और मवेशियों के लिए बिचाली कुट्टी की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि राहत और बचाव की तैयारियों के साथ गंगा के कटाव को रोकने के लिए अस्थायी समाधान पर भी जल्द काम शुरू होगा। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 25 अगस्त साल 1944 को फ्रांस के सैनिक 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद राजधानी पेरिस में पहुंचे। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में पेरिस में पहुंचे सैनिकों का पेरिस वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जर्मनी से लड़ने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ही अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का फ्रांस के नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल ने स्वागत करते हुए कहा, पेरिस जिंदाबाद। फ्रांस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो अपने दुश्मन को उसकी जमीन पर पराजित नहीं कर देता। हाथों में कंपन कई कारणों से हो सकता है और हर कंपन पार्किंसंस बीमारी का संकेत नहीं होता। पार्किंसंस के प्रमुख लक्षणों में कंपन, शरीर की गतिविधियों में धीमापन और मांसपेशियों में जकड़न शामिल है। आज सेहत की बात में देखते हैं पार्किंसंस से जुड़े लक्षणों और स्वस्थ जीवन शैली की भूमिका के बारे में। पार्किंसंस डिजीज एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार है जिसकी संभावना उम्र बढ़ने के साथ अधिक होती है। पार्किंसंस रोग होने पर व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या होती है। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। अधिक आयु, मस्तिष्क में चोट और कई अन्य कारकों से इसकी संभावना बढ़ जाती है। पार्किंसन रोग से प्रभावित होने पर व्यक्ति के हाथ में कंपन, चलने और बोलने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। पार्किंसन रोग से बचाव और राहत में उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। महत्वपूर्ण है हम ऐसे अभ्यास करें जो एक तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करें, यानी हमारी स्पाइन और ब्रेन पर, और दूसरा जो हमें थोड़ा सा आत्म नियंत्रण प्रदान करें। तो इसमें हम दो बहुत सरल से अभ्यास लेते हैं। पहला लेते हैं योग मुद्रा का अभ्यास, और योग मुद्रा के अभ्यास के लिए इस तरह से आप पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, और जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते वो चौकी मार के भी बैठ सकते हैं। तो इस स्थिति में बैठना, हाथों को पीछे मिला लेना आपस में, जैसे हम ऐसे हाथ आगे से पकड़ते हैं ऐसे पीछे से पकड़ लिया। अब इस स्थिति में आकर के बॉडी को हम जरा सा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को या नासिका को या चिन को अपने घुटने से छूने का प्रयास करना। सांस भरते हुए वापस आ गए। अब बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नासिका को या चिन को या माथे को घुटने से छूने का प्रयास किया, सांस भरते हुए वापस आ गए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना। नहीं छू पाए तो जितना आराम से आगे जा सकते हैं उतना गए, सांस भरते हुए वापस आ गए। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। ये बहुत सरल सा अभ्यास आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, योग मुद्रा का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। सुगम लेंगे थोड़ा सा इसे। तो इसमें हम सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे, और फिर चिन को घुटने से छूने की कोशिश, सांस भरते हुए वापस आ गए। इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए इसे हम दूसरे पैर से दोहराएंगे, सांस भरते हुए वापस। ये याद रखें कि जब भी इसे शुरू करेंगे दाएं से ही शुरू करना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट लेग। फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया,
और वापस आ गए। इसको पूरा, ये एक राउंड था, आप इसे 3 बार रिपीट कर लें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पार्किंसंस डिजीज, इसमें अक्सर जो है हाथों में कंपन होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं बनता, बॉडी की मसल्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है और बोलने में भी जो है स्लरी स्पीच अक्सर देखने को मिलती है। रोग डिफिकल्ट है। आयुर्वेद में कंप वात और वात औषधियों के अंतर्गत इसको जो है हम लेते हैं और मुख्य रूप से वात की चिकित्सा इसमें की जाती है। तेल से मालिश करना चाहिए। पंचकर्म की चिकित्सा इसमें बहुत लाभ करती है। तो अगर आप पार्किंसंस से पीड़ित हैं तो पंचकर्म चिकित्सा अवश्य कराएं। उसमें कई प्रकार की थेरेपीज़ की जाती हैं। मेडिकेटेड एनिमा, जिसको बस्ती थेरेपी कहते हैं, वो भी दिया जाता है। औषधियों की बात करें तो अश्वगंधारिष्ट अच्छा है, क्योंकि अश्वगंधा से नसों को ताकत मिलती है। बलारिष्ट बहुत अच्छा है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। गोल्ड का एक योग आता है, बृहतवात चिंतामणि रस। गुग्गुल के कई प्रकार के योग आते हैं, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, काढ़ा है, महारासनादिक वात। रासना जो है वात शमन के लिए बहुत अच्छी है। दशमूल का काढ़ा या दशमूलारिष्ट, ये भी आप सेवन कर सकते हैं। तो औषधियाँ काफ़ी सारी हैं। हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है, क्योंकि वो आपकी स्थिति, आपकी कौन सी स्टेज है, कौन सा दोष है, आपका जो है पाचन किस तरह का है, आपको नींद कैसी आ रही है, तमाम चीज़ें देख करके फिर हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक पूरा मेडिसिन का वो बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और उसी से आपको लाभ मिलता है। और याद रहे, औषधि के साथ साथ प्रॉपर खाना पीना बहुत ज़रूरी है। वात वर्धक भोजन नहीं खाना है, बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, करारी, सूखी चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना है। रात को देर तक नहीं जगना है। नियमित रूप से जितना हो सके एक रूटीन बना करके, दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, वो करना है। पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे पार्किंसन रोग के होने की संभावना को कम किया जा सके। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। आंदोलन के दौरान प्राथमिकी झेल रहे छात्रों को मिला भाजपा का साथ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साझा की ईमेल, कहा दी जाएगी निःशुल्क सहायता। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर भी उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक। जेपीएससी पुनर्गठन और परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों पर बन सकती है सहमति। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल भारत की बनी नई पहचान। लेन देन का आंकड़ा पहुंचा 24,000 करोड़ रुपए से अधिक। और 28 अगस्त तक राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। वर्षापात का आंकड़ा अब भी करीब 11%